है। वैसे कि नीतीश कुमार की सरकार को चेतावनी, सीमांचल के साथ ना करें सौतेला बर्ताव, नहीं हुआ विकास कार्य तो पूरे सीमांचल में करेंगे चक्का जाम। कल पेश होगा झारखंड विधानसभा में बजट। कोरोना काल के बाद लोगों की नजर बजट पर, बंद कंपनियों को भी बजट से उम्मीद। बीजेपी एमएलए मिथिलेश कुमार की सरकार से मांग, यूपी की तर्ज पर बिहार में भी अपराधियों का हो एनकाउंटर के बाद सुधरेगा प्रदेश के हालात। 10 साल बाद भी नहीं मिला निरसा के आदिवासियों को इंसाफ। तत्कालीन मुंडा सरकार ने जमीन अधिग्रहण पर बसाया था एमपीएल प्लांट, हेमंत सरकार से उम्मीद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। धोखे के 10 साल, जल जंगल और जमीन के लिए आंदोलन करके जाने कितने नेता सत्ता सुख भोग चुके हैं, लेकिन आज भी आदिवासियों की हालत जस की तस बनी है। आज भी वो विस्थापित होने का दंश झेल रहे हैं। बहला फुसला कर, अच्छे भविष्य का सपना दिखाकर उनसे उनका जमीन छीन लिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है दर दर की ठोकरें खाने के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ था 10 साल पहले धनबाद के निरसा इलाके के आदिवासियों के साथ। अच्छे भविष्य का सपना मौजूदा अर्जुन मुंडा की सरकार ने दिखाया था और फिर छीन ली थी उनकी जमीन और धकेल दिया उनके भविष्य को अंधकार में। उनकी जमीन को दे दिया उजाले को सौदागरों को। रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे सवाल। विस्थापन का दंश झेल रहे आदिवासी, झूठे सपने दिखाकर छीन ली गई जमीन। 10 साल बाद भी नहीं मिला नियोजन। अर्जुन मुंडा सरकार में बनाया गया था एमपीएल। मुंडा सरकार ने नहीं किया अपना वादा पूरा। आंदोलन करने को मजबूर आदिवासी। झारखंड के कोयलांचल में निरसा और आसपास के ग्रामीणों की हजारों एकड़ खेतीहर जमीन पर आज मैथन पावर लिमिटेड खड़ा है, जहां कभी गरीब आदिवासी अनाज उपजाकर अपना पेट भरते थे। अब वहां बिजली पैदा की जा रही है। यहां की बिजली दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बेची जा रही है। यहां की बिजली से शहरों को गुलजार किया जाता है और इन आदिवासियों की जिंदगी में भविष्य को और दिखाए गए सपनों को अंधकार में धकेल दिया गया। जिनकी जमीन चली गई, आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी देने का आश्वासन भी झूठा ही साबित हुआ। जमीन के बदले लेट लूजर कार्ड भी लोगों को जारी किया गया और कहा गया था कि 1 वर्ष के अंदर उन्हें नियोजन मिल जाएगा, लेकिन अब भी 10 साल बाद उन्हें मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन। लोगों ने आंदोलनों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन निरंकुश सरकार ने फिर भी नहीं सुना। लोग फिर आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, मौजूदा सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हेमंत सरकार से इन्हें उम्मीद है, उम्मीद उनको कि उनका हक उन्हें मिलेगा। एमपीएल स्थापित होने के बाद जिनको वार्डी बनाया गया है, उन लोगों में से भी बहुत साथी हैं जिनको नियोजन अभी तक नहीं मिला है। उसी के कारण ही हम लोग दौड़ते रहे हैं, नेता लोगों को पकड़ते हैं और हम लोगों का जो मांग है, जो हक है, वो रखते हैं। वो तो वार्डी लोगों की बात है। यहाँ एमपीएल बने हुए 10 साल करीबन हो गया है और हम लोग यहाँ के वार्डी हैं और इतना दिन से 10 साल से हम लोग यही झेल रहे हैं। खाली बोलता है नौकरी देंगे, नौकरी ने अभी तक नहीं दिया है। हम लोग झारखंड सरकार से यही निवेदन करते हैं, हेमंत सोरेन से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग के नौकरी देने की। मैथन पावर लिमिटेड की नींव आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व पड़ी थी। उस समय सूबे में बीजेपी की सरकार थी।
अर्जुन मुंडा ने आदिवासियों को अच्छे भविष्य का सपना दिखाकर उनकी जमीन एमपीएल को सौंप दिया। केंद्र में यूपीए की सरकार थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। स्थानीय लोगों में एक आस जगी थी कि उनकी जमीन के बदले उन्हें नियोजन और मुआवजा मिलेगा। लेकिन आज एमपीएल के आसपास के आदिवासी और हरिजन तबके के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक दशक बीतने के बाद भी उन्हें नियोजन नहीं मिला। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है जो आप बता रहे हैं कि 20 वर्षों के बाद भी अगर मुआवजा भी नहीं मिला जमीन का और नौकरी भी नहीं मिली, तो इस संदर्भ में लोगों को देखना चाहिए कि आखिर त्रुटि कहाँ है। क्योंकि अक्सर जमीन को लेकर जो खिचखिच सामने आती है और जो रैयत होते हैं उनके मन में आशंका इसी बात को लेकर होती है कि उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है और नौकरी देने की बात जो है तो इसका ही पालन होना चाहिए। और अब जबकि सरकार ने इस चीज़ का प्रावधान कर दिया है कि जो बाजार मूल्य है उससे 4 गुना जो ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी उसकी कीमत दी जाएगी, तो इन सारी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन इन चीज़ों का निराकरण करे और लोगों के मन में कोई शंका और शिकायत न रहे, ताकि आगे आने वाले दिनों में राज्य के विकास में अगर उद्योग धंधे लगते हैं तो जमीन लेने में कहीं कोई दिक्कत न आए। स्थानीय विस्थापित कहते हैं कि पहले जमीन थी तो खेती करके अपनी जीविका चलाते थे, अब जमीन भी चली गई और नियोजन भी नहीं मिला। लोगों ने झारखंड के सीएम से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है और विस्थापन नीति के अनुसार विस्थापितों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है, किंतु एमपीएल के मामले में विस्थापन नीति का भी ख्याल नहीं रखा गया। 10 साल हो गया एमपीएल बना हुआ, हम लोग का वार्डी बनाया गया है। अभी तक 10 साल के बाद भी अभी तक नियोजन नहीं मिला है। हम लोग नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं। यही हेमंत सोरेन से गुजारिश है कि हम लोग को नौकरी दिलाएं। 10 साल से दौड़ रहे हैं नौकरी के लिए, अभी तक नियोजन नहीं दिया। कार्ड बना है लेकिन नौकरी नहीं दे रहा। नौकरी नहीं दे रहे हैं। रोजी रोटी को मोहताज हुए लोग, विस्थापितों को नियोजन दे एमपीएल। हेमंत सरकार से आदिवासियों को उम्मीद, हेमंत सरकार दिलाएगी नियोजन। इन आदिवासियों को हेमंत सरकार से काफी उम्मीद है। उम्मीद कि उन्हें हेमंत इंसाफ दिलाएंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। उम्मीद शायद इसीलिए क्योंकि उन्हीं आदिवासियों के नाम पर आंदोलन करके शिबू सोरेन सत्ता में आए थे और वही सत्ता एक बार फिर हेमंत सोरेन को विरासत में मिली है। अपने जन्मदिन के अवसर पर शिबू सोरेन ने ऐलान किया था कि वो एक बार फिर जल, जंगल और जमीन के लिए आंदोलन करेंगे। उम्मीद शायद इसीलिए भी सरकारें आई, सरकारें गई, वादा मिला, आश्वासन का मरहम लगा, लेकिन नहीं मिला उनको उनका हक। हेमंत सरकार से उन्हें उम्मीद है सरकार उनकी सुनेगी। सरकार सियासत छोड़ उनको इनका समाधान दे। ये बात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे विधानसभा कोल इंडिया में भी जो कोल इंडिया एक्वायर्ड जमीन है वहाँ पे भी नौकरी नहीं दी जा रही है, सेल में भी नहीं दी जा रही है, डीवीसी में भी नहीं दी जा रही है। लेकिन परिस्थिति 1 साल में नहीं सुधरती। हेमंत सोरेन जी 14 महीना की सरकार में पहले रहे। हेमंत सोरेन जी इस बार की सरकार में मुख्यमंत्री हैं और अगर मेरे से आप पूछिएगा तो सरकार का ये पहला साल है, क्योंकि मैनिफेस्टो में हमने कहीं लिख के नहीं दिया था कि हम कोरोना काल से झूलने वाले हैं। एमपीएल बनने से लेकर आज तक करीब 250 विस्थापित परिवार एमपीएल की दोहरी नीति का शिकार हुए, ठगे गए। ये विस्थापित अब उम्मीद भरी निगाहों से झारखंड की हेमंत सरकार की ओर देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है शायद अब सीएम हेमंत सोरेन इस मामले पर पहल करें और लोगों को न्याय मिले। अब देखना अहम होगा कि उनकी आस पूरी हो पाती है या मौजूदा सरकार से भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा। अर्जुन मुंडा सरकार ने जो किया, क्या हेमंत सरकार उनसे निजात दिलाएगी? समाधान इसकी जरूरत भी है और हक भी। वीआईपी न्यूज के लिए धनबाद से ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा की रिपोर्ट। तो उन आदिवासियों को इंतजार अभी भी कि आखिर हमारी जमीन का हमें उचित मूल्य कब मिलेगा, लेकिन सरकारें आई चली गई, उनका इंतजार अभी भी बरकरार है। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी आज के दिन लाइव में बैठे हुए हैं। कुंदन जी, बड़े शहरों में रोशनी की खातिर देखिए कैसे लोगों के जीवन में अंधेरा कर दिया जाता है। कुंदन जी, देखिए सागर, जिस मैथन पावर लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, अगर उसके इतिहास की बात करें तो
टाटा पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर, इन दोनों संस्थाओं के बीच में करार हुआ था। 525 मेगावाट के 2 यूनिट लगाने की चर्चा हुई थी। 1050 मेगावाट यहाँ से उत्पादन होता है। पहली यूनिट यहाँ पर सितंबर 2011 में चालू की गई, दूसरी यूनिट जुलाई 2012 में शुरू की गई थी और यह सब क्रिटिकल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है और अब देश का यह पहला पीपीपी बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हुआ। अब इतनी सारी आप कह लें कि खूबियों को समेटे हुए इस पावर प्लांट का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन जो आसपास की जनता थी जिसे इस बात की आशा थी कि अगर उनकी जमीन के ऊपर इस पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है तो आने वाले दिन उनके सुनहरे होंगे, रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके नियोजन का रास्ता भी साफ होगा। जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया सागर कि लाल कृष्ण आडवाणी तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस प्लांट की आधारशिला रखी थी और इसके बाद जब इस प्लांट की शुरुआत की गई उस समय देश में केंद्र में कह लें यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यहाँ पर अर्जुन मुंडा की सरकार थी। स्थितियां उलट हो गई हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में महागठबंधन या कह लें यूपीए की सरकार है। स्थितियां उलट हो गई हैं, लेकिन ग्रामीणों की किस्मत नहीं उल्टी है। ग्रामीण आज भी इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि जिनकी जमीनें गई हैं, जो यहाँ के मूल रैयती हैं, उन्हें रोजगार मिल सके और शायद आज का जो विरोध प्रदर्शन था वो भी इसी बात को लेकर था। सवाल यह है कि 10 साल बीत चुके हैं इस थर्मल पावर प्लांट को शुरू हुए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उससे पहले कम से कम 3 से 4 साल का एक वक्त बीता होगा जहां इस थर्मल पावर प्लांट की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। तो लगभग 13-14 सालों से जिन लोगों ने अपनी जमीनों की कुर्बानी दी है, जिन लोगों की जमीन पर इस पावर प्लांट का निर्माण हुआ है, मूल रूप से इससे उन्हें फायदा नहीं हुआ। फायदा अगर मिल रहा है तो 4 राज्यों को बिजली जाती है, नई दिल्ली को जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसके अलावा केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड को बिजली मिलती है। 1050 मेगावाट जहां से बिजली उत्पादन हो रहा है, आसपास के इलाकों में अगर वहां पर आसपास के जनता की बात कर लें तो अगर उनके पेट में अनाज नहीं है, उन्हें काम करने के लिए रोजगार नहीं है, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। और जाहिर सी बात है जो सरकार चुनकर आई है उस सरकार से यहाँ के स्थानीय नागरिकों की एक बहुत बड़ी अपेक्षा है ताकि उनके दुख दर्द को दूर किया जा सके। सागर, लेकिन जो उम्मीद लगाए बैठे हैं आदिवासी, क्या लगता है उनके सामने अब कोई विकल्प अभी बचता है? वो क्या करें, कहां पर जाएं, कहां गुहार लगाएं? देखिए, जिन स्थानीय नागरिकों की या जिन रैयतों की जमीन इस थर्मल पावर प्लांट की वजह से गई है या जिनकी जमीन पर इस पावर प्लांट का निर्माण किया गया है, आपको बताएं कि आज की तारीख में उनके हाथ कटे हुए हैं। अगर उन्हें मैथन पावर लिमिटेड में रोजगार मुहैया नहीं कराया जा पा रहा है तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है अपना गुहार मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के, विभागीय मंत्री तक पहुंचाने के या मैथन पावर लिमिटेड के प्रबंधन के लोग हैं वहां तक पहुंचाने के। और अब चूंकि यह जो पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट का ज्वाइंट वेंचर के तहत संचालन किया जा रहा है। टाटा पावर लिमिटेड है, दामोदर वैली दामोदर घाटी परियोजना है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों संस्थाओं के ज्वाइंट वेंचर होने की वजह से भी बहुत सारी परेशानियों का सामना यहाँ के स्थानीय जनता को करना पड़ रहा है और साथ ही साथ सरकार की उदासीनता एक सबसे अहम पहलू है। आप कह सकते हैं कि अगर 2011 में यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, यहाँ से बिजली का उत्पादन अगर शुरू हो चुका है तो कम से कम 10 साल का वक्त बीत चुका है यहाँ से बिजली के उत्पादन को प्रारंभ हुए। तो ऐसे मौकों पर इन लोगों को 10 साल के रोजगार का जो एक मौका था वो तो जरूर छीना है। साथ ही साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो जमीन पर खेती करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, उस जीविकोपार्जन से भी ये महरूम हो चुके हैं। तो इनके सामने संकट तो बहुत है लेकिन दरवाजे इनके सामने बहुत नहीं खुले हुए हैं। अब विरोध प्रदर्शन, धरना, ये तमाम रास्ते हैं जिन रास्तों को यह अब अख्तियार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इसके बीच में किस तरीके से इंटरवेन करके इनका एमिकेबल कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाती है या फिर मौजूदा सरकार में भी ये तमाम धरना प्रदर्शन या इनके दुख दर्द जो है वो ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेंगे। सागर,
अशोक मंडल विस्थापित नेता फोन लाइन पर। अशोक जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। आपको भी धन्यवाद। अशोक जी, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिनकी जमीन ली गई, तमाम सपने दिखाए गए, 10 साल के बाद भी उनको नियोजन नहीं मिला, तो अभी आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं, आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्य सरकार के द्वारा ये 2002-03 में ये जमीन का अधिग्रहण किया गया था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के नाम पर, और वहां पर एक थर्मल प्रोजेक्ट बना जिसमें 1585 आदमी अवार्ड बना, और उसमें सारे लोगों को नौकरी देने का था, कॉम्पेंसेशन उसको देने की बात था। लेकिन कुछ लोगों का लगभग 900 आदमी का 800-850 से लेकर 900 आदमी का नौकरी जरूर हुआ है, लेकिन शेष बचे विस्थापितों का अभी तक नौकरी नहीं मिला, जिसके कारण लोग में नाराजगी है, लैंड लूजर के अंदर में नाखुशी है। वो चाहता है जल्द से जल्द हमारा शेष बचे लोगों का नौकरी अति अवश्य होना चाहिए। ठीक है अशोक जी, वीआईपी न्यूज के हमारे एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, मंडल साहब, आप जहां एमपीएल विस्थापित संघ के नेता भी हैं और साथ ही साथ जेएमएम के केंद्रीय सदस्य भी हैं, तो ऐसे में चूंकि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता हैं, आपको नहीं लगता है कि मौजूदा सरकार के पास एक बेहतर मौका है एमपीएल के विस्थापितों को मदद पहुंचाने का, उनको राहत पहुंचाने का? आगे की रणनीति क्या होगी? क्या मुख्यमंत्री तक या बाकी दूसरे विभागीय अधिकारियों तक आप अपनी बात को बहुत आराम से, यह एक मौका है जहां पर इस मौके को भुनाते हुए आप लोगों को राहत पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं? आपकी बात सही है। हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं सदस्य हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विस्थापित का लीड ही नहीं करता हूँ। इस जो प्रोजेक्ट बना है इसमें मेरा लगभग 30 एकड़ से भी ज्यादा जमीन मेरा गया है। हमारा पैतृक प्रॉपर्टी उस पर क्या बोलते हैं, एमपीएल के लोगों ने लेने का काम किया है। और आज ये बात बिल्कुल सही है, ये मीडिया के माध्यम से, आप सबका माध्यम से मैं ये राज्य सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, और प्रशासनिक पदाधिकारी को भी मैं प्रशासन पदाधिकारी को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि इस विषय पर माननीय जिला के डीसी साहब से भी बात हुआ था। डीसी साहब ने एक इंक्वायरी करने का काम एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनबाद को दिए हैं, और मुझे पूरे विश्वास है निश्चित रूप से आगे चल के हमारा विस्थापित का जो समस्या होगा इसका निदान होगा। नहीं अगर होता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री स्तर तक हम सारे लोग विस्थापित के लोगों को ले जाएंगे, और आगे की जो रणनीति होगा हम लोग आगे करने का काम करेंगे। लेकिन सदन के अंदर जो इस समय कार्यवाही जारी है, मंडल जी क्या लग रहा है उसमें, अगर मुद्दा बनाया गया तो क्या इस पर ध्यान अब दिया जाएगा? क्या सरकार कुछ काम करेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे दल के जो विधायक हैं उनके सामने भी हमने ये बात रखे किया है, और उन्हें मौका मिलता ही निश्चित रूप से ये सदन में भी ये बात रखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस सदन चलते चलते हो सके हमारा निदान भी हो सकता है। धन्यवाद। कुंदन जी, मंडल जी 1 मिनट और रुकिएगा, फोन लाइन पे बने हैं आप। बोलिए। हाँ, कुंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुंदन जी। मंडल जी, एक सवाल, आपने जैसा कि बताया कि मंडल जी जैसा कि आपने बताया कि 2003-04 में जब भूमि अधिग्रहण किया गया था तो उसमें लगभग 1550 रैयतों की जमीन इसमें गई थी, जिसमें लगभग 850 से 900 लोगों को रोजगार यहाँ मुहैया कराया जा चुका है। बाकी लगभग जो 600 लोग बचे हैं, इन 600 लोगों के इस संघर्ष में जिन लोगों को रोजगार मिला है, क्या वो शामिल हैं या उनका कोई सहयोग इस पूरे आंदोलन में नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। वो आज के दिन में जिसका जमीन गया है और जमीन का जो लड़ाई होता है, तो उस लड़ाई में भी जो विस्थापित के लोग हैं वो सहयोग करने का काम करता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, वो करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन में कोई भी मैनेजमेंट, जहाँ मैनेजमेंट का बात होता है तो वो एक हर तरह से लोग को परखने का काम करता है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, माइथन डैम का नाम सुने जरूर होंगे। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में माइथन डैम बना, वहाँ 7211 परिवार डिस्प्लेस हुए। पंचायत डैम बना जिसमें दामोदर नदी के ऊपर में
उसमें भी 10,000 परिवार से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। और आज भी मैं विस्थापित का समस्या कोल इंडिया का बताता हूँ। ईसीएल और बीसीसीएल हमारा इस क्षेत्र में है, सीसीएल है, वहाँ भी लोग जमीन देने के बाद भी दर दर ठोकर खाते हैं, तब उसका नौकरी होता है। तो मेरा विश्वास है झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का सरकार बना है, हमारा उम्मीद है कि निश्चित रूप से ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से जानेंगे तो हो सके आने वाला समय में इसका संज्ञान लेने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका मंडल जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। ठीक है, लेकिन कुंदन जी, अगर सदन के अंदर ये मुद्दा अगर बीजेपी उठाती है, 250 विस्थापित परिवार जो एमपीएल की दोहरी नीति का शिकार हुए हैं, तो अगर बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया तो 3 उंगलियां उनकी तरफ भी रहेंगे, सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। कुंदन जी, देखिए सागर, यही झारखंड का दुर्भाग्य है। मैं आपको बताऊं, झारखंड में बहुत सारी स्थितियां ऐसी है कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से यहाँ पर आम जनता की दुर्दशा दिखाई देती रही है। आप देखें 2000 से लेके अब तक अगर 21 वर्षों के सफर की बात कर लें तो 21 वर्षों के सफर में मात्र 5 साल 2014 से 2019 का कार्यकाल मुख्यमंत्री का रहा, जिसमें राजनीतिक स्थिरता रही और एक कह सकते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए राज्य सरकार दिखाई दे रही थी कि वो अगले 5 सालों तक अपने शासनकाल के दौरान योजनाओं को बना सकती थी, उसे कार्य रूप में अंजाम दे सकती थी। इसके अलावा जितने मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्रियों का अधिकतर एनर्जी और फोकस इन मुद्दों पर रहा कि कैसे उनकी सरकार अधिकतम समय के लिए बची रह सके, चल सके। और शायद आज एमपीएल के विस्थापितों की यह स्थिति हो रही है, तो इसके लिए कहीं न कहीं झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। अब पिछली सरकार की बात कर लें, पिछली सरकार में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पावर प्लांट की आधारशिला रखी थी, इस पावर प्लांट का नींव रखा था। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह चाहिए था कि एमपीएल के विस्थापितों का सोल्यूशन है वो ढूंढकर वहां की आम जनता को राहत पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि सरकार के पास एजेंडों में ये 250 परिवार या 400 परिवार की बात कर ले तो ये कहीं एजेंडे में दिखाई नहीं दिया। अब अगर सदन में भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को लेकर आती है तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर वह एक उंगली मौजूदा सरकार की तरफ उठाएगी तो बाकी की 3 उंगलियां बीजेपी की तरफ खुद उठती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक इस संबंध में कोई भी पहल नहीं किया था। अब वो अशोक मंडल की बात कर लें या अशोक मंडल जैसे जो विस्थापित नेता हैं उनकी बात कर लें कि शायद उन्होंने अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े होने की वजह से कह लें या बाकी दूसरे जो भी वजह हो सकती है, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अब एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। और हो सकता है चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं, सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, तो संभावना इस बात की भी जताई जा सकती है कि इस सरकार में इस समस्या का समाधान निकल सके। आप देखें झारखंड में विस्थापन नीति भी लागू है सागर, झारखंड में विस्थापन नीति लागू है। उस विस्थापन नीति के तहत इन तमाम विस्थापितों को रोजगार और जो उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाता है वो दिया जा सकता था, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने गंभीरता से इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रयास नहीं किया और शायद आज जो विस्थापितों की स्थिति है उनकी दुर्दशा के लिए यहाँ की सरकारें ही जिम्मेदार हैं सागर। लेकिन मौजूदा सरकार के रवैये को देखते हुए, सरकार की नीतियों को देखते हुए, कामों को देखते हुए कुंदन जी क्या आपको लग रहा है कि क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा इस मामले पर? बिना आवाज उठाए, बिना बीजेपी के सवाल उठाए कुछ करेगी सरकार, सोचेगी उन विस्थापितों के बारे में? कुंदन जी, देखिए सागर, अभी भी मैं राजनीतिक रूप से सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की का अभी तक कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला है। अभी हम इस रिपोर्ट में कुमार जयमंगल जो बेरमो के विधायक हैं, कांग्रेस कोटे के विधायक हैं और मौजूदा सरकार में हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द नजर आते हैं। उनकी बात सुनी हमने, उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सके। साहब, अब एक्सक्यूज देने का वक्त नहीं है। जाहिर सी बात है वो एक्सक्यूज देने की बजाय यह कहे होते
कि मैं एक विधायक के तौर पर इस सवाल को, चूंकि वो बेरमो से विधायक हैं और निरसा, धनबाद के एक क्षेत्र पे बेरमो आता है और दूसरी तरफ निरसा है, कह सकते हैं धनबाद के ही इर्द गिर्द का के वो विधायक हैं। तो अगर कहीं ना कहीं उनके अंदर इस समस्या के समाधान की कोई इच्छा होती या जन भावना से प्रेरित दिखाई देते, तो वो एक्सक्यूज देने की बजाय कहते कि मौजूदा बजट सत्र में मैं इस सवाल को सदन के अंदर उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ के विस्थापितों को उनका हक दिला सकूं। लेकिन हमने उनकी बातें सुनी, वह कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था कि कोरोना काल आएगा और हम उसमें संघर्ष करते रहेंगे। सागर, यह एक्सक्यूज है। जो वक्त आया था उसे पूरी दुनिया ने, पूरी भारत ने, पूरे झारखंड ने झेला है। अब वक्त आया है आपको परफॉर्म करने का, और परफॉर्म आपको अब कहीं 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने नहीं, 100 गुने रफ्तार से करने की जरूरत है, ताकि जो समय 1 साल 2 महीने का समय बीत चुका है बैठे बिठाए, उसको आप रिकवर कर सकें। बिल्कुल। लेकिन अभी भी देखिए राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का स्पष्ट अभाव यहाँ के राजनीतिज्ञों में, यहाँ के विधायकों में, यहाँ के मंत्रियों में बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और कोविड-19 के उस काल को अगर हम मार्च से लेके जनवरी तक की चर्चा कर लें, तो उस काल को आज की तारीख पे तमाम लोग एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद यह आने वाले समय के लिए उचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी। ऐसा लगता है कि 250 परिवार जो विस्थापित हैं, सियासत की भेंट वो चढ़ चुके हैं। आज के दिन कुंदन जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि सरकारें आई और गई, लेकिन इन पर विचार करने वाला कोई नहीं है। सदन के अंदर अगर इन बातों को उठाया जाएगा तो फिर बीजेपी हो या फिर जेएमएम सरकार, दोनों पार्टियां इस पर घिरी हुई नजर आएंगी। लेकिन उन आदिवासियों, उन विस्थापितों के जख्मों पर आखिर मरहम कब लगेगा और उन्हें आखिर कब मिलेगी अपने हक की मांग जो लगातार वो कर रहे हैं। देखना है काफी। हम देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।